हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हमारे साथ है मोहित त्यागी सर, जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी यूट्यूब पे प्रेजेंट है, यूट्यूब के थ्रू अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर यूट्यूब पे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, वो मोहित त्यागी सर को जानते होंगे। बिकॉज मोहित त्यागी सर पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने यूट्यूब पे IIT JEE के लेक्चर्स अवेलेबल कराए थे, वो भी फ्री में। एंड आज भी वो उस चीज़ को बड़ा मेंटेन करके रखे एंड आज भी उनके चैनल पे आपको फ्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज सर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करेंगे। मैथ्स के लिए क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए मैथ्स को अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स अपन कवर करेंगे। तो वेलकम सर, आई होप कि बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे सेशन के बाद। तो स्टार्ट करते सर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऋतिक फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इन बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूँगा वो आपकी कॉलेज लाइफ के रिलेटेड, लाइक आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज क्या आपके दिमाग में ऐसा है कि आपने टीचिंग स्टार्ट किया एंड योर एंटायर जर्नी टू स्टार्ट कोचिंग इटसेल्फ? ऋतिक, ऐसा हुआ था कि मैं IIT दिल्ली से आई ग्रेजुएटेड इन 2001 और उस टाइम पे जो हमारी ज्वाइनिंग थी कंपनी में, जो भी कैंपस से जॉब लगी थी, तो आई गॉट 2 जॉब ऑफर्स बेसिकली। और दोनों में ही उन्होंने क्या किया था, 3-4 महीने बाद की ज्वाइनिंग दिया था कॉलेज ख़त्म होने के बाद। तो आई थॉट कि ऐसे खाली बैठने से अच्छा है कि हम कुछ काम कर लेते हैं। और उस टाइम पे कोई ऐसा स्किल सेट तो नहीं था, तो मेरे को तो बस ये लगा कि बिकॉज हमने JEE की प्रिपरेशन की है तो शायद पढ़ाया जा सकता है। तो टू स्टार्ट विद मैंने 2-3 महीने के लिए ज्वाइन किया था, दिल्ली में ही एक कोचिंग को ज्वाइन किया। और वहाँ पे 1-2 महीने पढ़ने के बाद जब बच्चों का मेरे को रिस्पांस मिला, बहुत पॉजिटिविटी मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को ऐसा लगा कि शायद टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया के अंदर ही बहुत कुछ किया जा सकता है। दैट वाज द मेन अट्रैक्टिव फीचर फॉर टीचिंग। एंड ऑफ कोर्स जो बच्चों के साथ मेरे को बॉन्डिंग लगा, तो फिर मेरे को यही फील्ड बहुत ज़्यादा जम गया एंड आई थॉट के इसी में कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिए, वो ऑफर्स, एंड आई कंटिन्यूड इन टीचिंग। 1 साल बाद 2002 में आई केम टू कोटा। 2002 से लेके 13 तक आई वॉज इन कोटा इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज हमने अपना भी कोचिंग रन किया। 2013 से 14 में आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम टीचिंग फॉर 1 ईयर। और उसी साल मैंने अपने मतलब सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी जो अपब्रिंगिंग थी वो भी लोअर मिडिल क्लास की थी। और मतलब 12th मैंने एटा जैसे एक शहर से किया है विच इज़ इन यूपी। और वहाँ पे 12th में जाके मेरे को पहली बार IIT का नाम सुनाई दिया, मतलब सुनने को मेरे को पहली बार 12th में मिला अराउंड नवंबर-दिसंबर। तो आई वांटेड टू वर्क फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनके पास इंफॉर्मेशन का अभाव हो या जो अच्छी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो इस एंगल से मैंने वो स्टार्ट किया और लगभग 2013 to 14 में ही मैंने लगभग 90% जो सिलेबस है वो रिकॉर्ड कर दिया था। और बिकॉज मैंने कोटा में टॉप बैचेज़ में पढ़ाई हुआ था, मैंने ऐसे बैचेज़ में पढ़ा हुआ था जिसमें टॉप 100 में मान लिया 10 या 12 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उस बैच से। वो जितना भी मेरे को नॉलेज था वो मैंने सब विदाउट कुछ भी अपने पास रखे हुए सारा यूट्यूब पे डाल दिया था। और 2015 तक मैंने आई थिंक लगभग पूरा कोर्स जो भी JEE के लिए रिक्वायर्ड है वो डाल दिया था। और जो अभी वी आर रनिंग ए इंस्टीट्यूट कॉल्ड कॉम्पिटिशन, जो हमने कोविड में स्टार्ट किया। जब कोविड स्टार्ट हुआ उस टाइम पे हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया और ऑफलाइन अभी हमने 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया है एट जयपुर ओनली। दिस इज़ द एंटायर जर्नी टिल डेट। ओके सर, दैट्स ग्रेट। और सर मैथ्स का नाम सुन के जनरली बच्चों के दिमाग में ये आता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस ही नहीं बनते, बहुत प्रैक्टिस करते फिर भी एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं बनते। सर तो मैथ्स में मेनली क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सके? देखिए, जो प्रिपरेशन होता है या फिर जो मैथमेटिक्स में पेपर भी आता है वो ग्रेडेड पेपर आता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारी क्वेश्चन टफ है या सारी क्वेश्चन ईजी। अगर किसी भी बच्चे ने एवरेज तैयारी किया है, एवरेज ब्रेन का जो बच्चा है, उसको पेपर में 50% के आसपास ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको हम प्रोसीजरल बोलते हैं। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन उसके नोट्स में मिल जाएंगे, कहीं किसी भी कोचिंग के नोट्स में जो नेशनल रेप्यूट की होगी उसके अंदर मिल जाएंगे। बस बच्चे ने अगर उतना पोर्शन जिसको हम बोलते हैं ना प्रोसीजरल है, क्योंकि उसे पहले से ही पढ़ा हुआ है, बस उसी को रिप्रोड्यूस करना है एग्ज़ाम में विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर उसने वो कर दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आता है पेपर में जो दूसरा लेवल आता है वो आता है जिसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलते हैं। उसमें मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं किया होगा और IIT इज़ नोन फॉर इनोवेटिव न्यू क्वेश्चंस। उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगेगा कि कितना समझ में आया है। वो अगर किसी बंदे ने कर लिया तो उसका अच्छा रैंक आ जाएगा, मतलब जितने क्वेश्चन ज़्यादा करेगा उतना आ जाएगा। मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम है एक थोड़ा सा, बाकी सब्जेक्ट मतलब प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, उसको यूनिकनेस भी बोल सकते हैं
कि लास्ट का जो 10-20% है वो काफ़ी कुछ जैसे बोलते हैं ना हिट एंड ट्रायल IQ बेस्ड है, जिसके लिए हमें खूब सारा एक्सपोजर होना चाहिए या फिर ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए। बट वो जो पोर्शन आता है पेपर में, मतलब ऐसा जो पोर्शन आता है वो 10-20% आता है, और वो ऑफकोर्स टॉप 100 टॉप 200 में घुसने के लिए हमें चाहिए होता है। बट उसको छोड़ के भी जो 80% ऑफ द पेपर है ये ठीक है, उसमें कोई भी हार्ड वर्किंग बच्चा आराम से कर सकता है उसको। तो ऐसे कोई नई अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो वी शुड बी प्रैक्टिकल। किसी भी बच्चे को जैसे अगर उसके पास मटेरियल है तो यूजली मटेरियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ग्रेडेड दिया जाता है कि एक्सरसाइज 1, फिर एक्सरसाइज 2, फिर उससे ऊपर लेवल का। तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए। फर्स्ट ही शुड इंश्योर कि एक्सरसाइज 1 उससे खुद सॉल्व हो 70-80% तक, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम एक्सरसाइज 2 पे जाएं, बिकॉज फर्स्ट थिंग विल इंश्योर सिलेक्शन विद अ डिसेंट रैंक। फिर अगर हम एक्सरसाइज 2 पे जाते हैं और बेटर करते हैं तो फिर और बेटर रैंक आएगा। ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन रहें और क्लास कोई मिस ना करें तो फिर प्रोसीजरल क्वेश्चंस के बल पे ही एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है। ओके सर। एंड सर बच्चों के दिमाग में ऐसा भी रहता है कि केवल लास्ट के कुछ 5 ईयर्स 6 ईयर्स के पेपर कर ले, लास्ट ईयर PYQs कर ले, तो उससे ही हमारा JEE मेंस ईजिली क्लियर हो सकता है। तो क्या प्रीवियस ईयर इनफ होता है JEE मेंस के लिए? इसमें बेसिकली ये इस बात का ट्रेड ऑफ होता है कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है। तो आइडियली तो इट इज़ नॉट इनफ। और इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पेपर बनाता है मतलब उसने उस चैप्टर के हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट अभी तक टच ना किए हों। तो इसलिए आई विल ऑलवेज प्रेफर कि अगर हम किसी कोचिंग का मटेरियल अगर हमारे पास है वो करें तो वो बेटर होगा रादर देन केवल PYQs करने के। PYQ में ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉन्सेप्ट उनसे छूटा हुआ हो जिस पे अभी तक क्वेश्चन ना पूछा हो, और पेपर सेट करने वाले ने इस साल सोचा कि इस पे मैं पूछ लेता हूँ, ये आज तक नहीं पूछा। और अगर हम केवल PYQ के भरोसे जाएंगे तो वो क्वेश्चन हमारे मिस हो जाएंगे। तो गिवन ए चॉइस आई विल प्रेफर कि किसी कोचिंग का जो मटेरियल होगा, क्योंकि उसमें यूजली एक्सरसाइज 1 में दे विल ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट चैप्टर, तो दैट वुड बी बेटर। अगर बहुत ज़्यादा टाइम का अभाव है तो फिर PYQ कर सकते हैं, बट उसके बाद मेंस 2 भी आएगा तो कम से कम मेंस 2 तक तो हम एक एक्सरसाइज किसी भी कोचिंग मटेरियल की ढंग से ज़रूर करें। ओके सर। एंड सर प्रोवाइडेड इफ़ कि हमारे पास JEE मेंस के लिए सपोज 1 या 2 मंथ्स होता है, इनफैक्ट डेट्स अभी हमें पता नहीं, अगर होता है देन हमें क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए सो दैट हम एक मिनिमम स्कोर 150 प्लस तक अचीव कर सके? देखो इसमें आई वुड से कि अगर हमें किसी भी तरह के पेपर को मतलब उसमें एक डिसेंट स्कोरिंग के लिए हम जा रहे हैं कि किसी भी तरह का पेपर आ जाए, तो आई विल से कि तीनों सब्जेक्ट हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट में पहले तो हमें लेक्चर देखने चाहिए, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। हर चैप्टर को एक मिनिमम लेवल तक तो जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे लास्ट ईयर का जो मेंस के पेपर थे उसमें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो पेपर था वो बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ गया और मैथ रिलेटिवली टफ था। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर किसी बच्चे ने मान लिया फिजिक्स में उसे 3 चैप्टर में दिक्कत है और वो छोड़ के चला गया, तो वो उस 3 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जबकि वो हो सकता है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो या उससे थोड़ा सा ऊपर के क्वेश्चन। और मैथ में जो उसने चैप्टर कर रखे होंगे और वहाँ से टफ क्वेश्चन आ गया तो वो वैसे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं। तो आई विल ऑलवेज से कि हमें कोई भी पार्ट छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, वी शुड नेवर डू इट। सारा कंप्लीट करें, एक मिनिमम लेवल तक कंप्लीट करें, रादर देन कि हम 4 चैप्टरों में बिल्कुल मास्टरी करें और 4 चैप्टर बिल्कुल छोड़ जाएं। आई वुड से कि 8 चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक तैयार करें, तो उससे ज़्यादा मार्क्स को हम कवर करने की कोशिश कर सकते हैं पेपर में। तो अगर मेरे से आप पूछोगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले लेक्चर देखें तीनों सब्जेक्ट में फॉर ऑल चैप्टर्स। फिर एक्सरसाइज 1, जिसको मैं एक्सरसाइज 1 का मतलब क्या है कि मेंस लेवल के क्वेश्चन 30-40 के आसपास हमें सारे चैप्टर में एक बार कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद आता है कि रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे नोट्स है उसकी हम रीडिंग कॉन्टीन्यूसली लगाते रहें, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, पिट फॉल्स है, वो हमारे दिमाग में बने रहें, तो वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पहले ये 3 साइकिल लगाएं, उसके बाद किसी और मटेरियल पे जाए, मतलब एक्सरसाइज 2 पे जाए उसके बाद। एंड सर और एक चीज़ है कि कोविड के बाद जनरली क्या हुआ है कि ऑनलाइन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके कारण क्या मोस्टली स्टूडेंट यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगे। और यूट्यूब पे अभी नए फीचर्स है जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, तो उस पर बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इवन फ़ोन खुद एक डिस्ट्रैक्शन है। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को अपन कैसे कम कर सकते हैं? इसमें बच्चों को पहले तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी से नहीं, कोविड से पहले भी 2 बच्चे हैं सेम IQ के, एक का अच्छा रैंक आएगा, एक का नहीं आएगा। क्योंकि जिसका अच्छा रैंक आ रहा है वो बंदा टोटली फोकस्ड है। उसको भी 50 तरह के प्रलोभन होंगे कि मूवी देख लेते हैं
या बच्चों में इस एज में सबसे ज़्यादा बात होती है, सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्टिंग चीज़ होती है कि गपशप मार रहे हैं बैठ के घंटों तक। बट ऑफलाइन में पहले भी ऐसा होता था कि एक बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है किसी भी जगह से। अब बस ऑफलाइन में ये है कि वो हमें दिख नहीं रहा है, पेरेंट को दिख नहीं रहा है कि वो टाइम कैसे वेस्ट कर रहा है। ऑनलाइन में ये है कि उसको पेरेंट्स को सामने दिख जाता है कि ये तो यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे गाने सुन रहा है। तो इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा बदनाम है। अदरवाइज़ जो बच्चा मेंटली स्ट्रांग होगा, जो अपने रिजल्ट पे फोकस करेगा, जिसको ये पता है कि ये 6 महीने की मेहनत से मेरा अगले 30 साल के ऊपर इफ़ेक्ट आने वाला है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, आप उसके सामने कुछ भी रख दो, ही विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। तो यूट्यूब पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए, तो हमें केवल उसी पे फोकस करना चाहिए। और जैसे साइड में कुछ शॉर्ट्स वगैरह आ गए, इतना हमारे पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और मेरे को अपने दिमाग को बार बार ये समझाना चाहिए कि दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल आफ्टर 6 मंथ ऑल्सो। बट जो कैरियर में हम अपना बूस्ट दे सकते हैं, वो शायद 6 महीने बाद वो सुविधा उपलब्ध ना हो। ये मेरे को अपने को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराना चाहिए। और अगर यूट्यूब खोल रहे हैं और पढ़ाई के पर्पज़ से खोल रहे हैं, तो आई शुड नो कि किस साइट पे जाना है और कितनी देर में कौन सा लेक्चर ख़त्म करना है। उसके अलावा कुछ भी सर्फ ना करें। स्पेशली सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। बिकॉज 1 घंटा मान लिया मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया, तो मेरा वो 1 घंटा तो वेस्ट हुआ ही हुआ। बट उसके साथ क्या होता है कि वो वाली चीज़ मैंने बैक ऑफ द माइंड में बाद में भी चलती रहती है। पढ़ते समय डे ड्रीमिंग करते हैं बच्चे, तो उसका जो टोटल टाइम वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसका इफेक्ट बच्चे रियलाइज़ नहीं कर पाते इस बात को। तो आई वुड से कि जब भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो, हमेशा ये सोचें कि 6 महीने बाद रिजल्ट आने वाला है, तब मेरे पेरेंट्स की क्या रिएक्शन होगी, मेरी क्या रिएक्शन होगी, तो शायद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा बच्चा। बट इस एज पे आके आई थिंक किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन या मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बच्चे मैच्योर इनफ होते हैं टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ये 1 महीना लूज़ करेंगे तो उससे हमारी आईआईटी चेंज हो सकती है, ब्रांच चेंज हो सकती है, या बहुत बुरी हालत है तो सिलेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो दिस मच रियलाइजेशन एवरीबडी शुड हैव ऑन देयर ओन, रादर देन कि कोई हम इसमें वॉचफुल किसी बंदे को बिठाएं कि वो हमें देखता रहे। वो एज तो चला गया, वो तो काफ़ी। एग्जैक्टली सर। एंड सर मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है आज की डेट में, बैकलॉग्स को सर कैसे कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में? अब उसमें एक तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बैकलॉग किस चीज़ का बैकलॉग है। कोई बच्चा बोलता है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो केवल मैंने लेक्चर देखे, तो उसमें ये बोलेंगे चलो अभी तक प्रैक्टिस नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, बट हैंड्स ऑनवर्ड जितना भी तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है, से 30% बचा हुआ है या 20% बचा हुआ है, उसमें मेक श्योर कि हम लेक्चर देखने के बाद 25-30 क्वेश्चन मेंस लेवल के जरूर करें। ये ठीक है, भले ही हमारा सिलेबस और 10 दिन आगे चला जाए, ये ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट जब टाइम पे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसी टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी सॉलिड फाउंडेशन बनेगी उसमें। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि किसी बच्चे ने, ऐसे भी बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमारा भी 50% बैकलॉग है, तो या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि हमारा 10% सिलेबस हुआ है। तो देखो ऐसे बच्चे के लिए फिर जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग से चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लिया 10% या 20% सिलेबस इस स्टेज पे आके हुआ है, तो मतलब आई मे साउंड हार्श, बट आई विल से कि अगर तुमने 2-3 साल प्रिपरेशन किया है, स्पेशली जो 13th वाले बच्चे, और इस स्टेज पे नवंबर-दिसंबर में आके अगर 20% सिलेबस हुआ है, तो यू शुड बी वेरी 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 प्रैक्टिकल। यू शुड नॉट थिंक कि अगले 2 महीने में मैं पूरा 100% कंप्लीट कर दूंगा, फुल एफिशिएंसी एडवांस लेवल तक कट मेरे से हो जाएगा। नो, वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। मेरे को तो पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि मेरा मेंस में एक सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पहले मेरे को वो इंश्योर करना चाहिए। जब वो इंश्योर हो जाएगा तो उसके ऊपर यू कैन बिल्ड समथिंग ब्यूटीफुल, मतलब उसके बाद एडवांस के भी हम सोच सकते हैं। अभी से अगर हम एडवांस के लेके और मान लिया 10% सिलेबस हुआ है और पूरे कोशिश करें, तो फिर बेसिकली क्या होगा, ना तो मेंस में अच्छा होगा ना एडवांस में अच्छा होगा, मेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा बहुत दूर पे। तो बैकलॉग किस स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लिया मैं बोलूँ कि मेरा 10% सिलेबस का बैकलॉग है और मेरा सिलेबस फरवरी के लास्ट तक खत्म होगा, तो आई विल से कि वी शुड नॉट एक्सपेरिमेंट मच और उसको ऐसे ही चलने दें। बस आगे का जो टाइम है उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करें, उसमें कोई टाइम वेस्ट ना करें, मतलब उसको और फर्दर बैकलॉग ना क्रिएट हो। और जब तक जेईई का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक अपनी कोई स्ट्रेटजी में बदलाव ना करें। पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा फर्स्ट मेंस का। और अगर दूसरी हालत है कि हम केवल 10-20% का रखा है, देन आई शुड फाइंड ए सूटेबल कोर्स जो मेरे को 2-3 महीने में एक मिनिमम लेवल तक पहले तैयार करा दे। और जब एक बार वो साइकिल ख़त्म हो जाएगी तो बेसिकली क्या होता है, दूसरी बार पढ़ने में हमें ज़्यादा समझ में आता है। फिर दूसरी बार उसके बाद हम एडवांस के बारे में सोचें।
अभी तो पहले मेंस का इंश्योर करें 1-2 महीने तक, अगर केवल 10-20 या 30% सिलेबस हुआ है तो। फाइनली सर थैंक्स अ लॉट, आप इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी बच्चों के लिए टाइम निकाले। मेरे को एक चीज़ बताना है, सर जस्ट अभी क्लास लेके आ रही है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जस्ट आप सभी के लिए। तो सर फाइनली थैंक्स अ लॉट सर, मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो ठीक है, थैंक यू ऋतिक, थैंक्स अ लॉट। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय 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 बाय।